अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के रिटन टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। 3 सीटों पे टेस्ट कंडक्ट हो गए, यानी परसों टेस्ट हुआ है सीटीआईटी का, कल टेस्ट हुआ है एटी का और आज टेस्ट हुआ है टीटी का। ये वो सीटें थी जहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत कम थे। अब हमारे पास नेक्स्ट मेजर टेस्ट आ रहे हैं पीएसटी और सीटी के। सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स भी इसी के हैं और इसी वजह से इसी के ही टेस्ट थोड़े से लेट भी हैं। अगर देखा जाए तो तकरीबन मिड ऑफ मई में ये टेस्ट कंडक्ट होते नजर आ रहे हैं। अब इसकी तैयारी की अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्लेटफॉर्म से इसकी भरपूर तैयारी करवा रहे हैं। पीएसटी सिटी का सेशन चल रहा है और इस सेशन में 200 से ज्यादा कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं। अब बार बार हमें इंक्वायरीज आ रही हैं मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की तरफ से कि हम अब सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने घर पे बैठ के कुछ ना कुछ तैयारी की है लेकिन कोई टेस्ट नहीं दिए, कोई प्रॉपर एक तरतीब से तैयारी नहीं की, किसी स्केड्यूल को फॉलो नहीं किया, इन तमाम लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर हम आए हैं कि चूंकि अब हमारे पास कुछ ना कुछ टाइम है कि जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि मिड ऑफ मई तक टेस्ट कंडक्ट होना है, हमारे पास कुछ टाइम है। तो इस सहूलत का फायदा उठाते हुए हम एक नए सेशन का आगाज करने जा रहे हैं 20 अप्रैल से। ये जो 20 अप्रैल से सेशन शुरू होगा ये एक तरह से क्रैश टेस्ट सीरीज जैसा होगा जिसमें आप लोगों को 20 या 22 दिन के अंदर अंदर सारा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा और इसमें तमाम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यानी कि मेजर सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे जिनमें शामिल हैं इंग्लिश, पेडागोजी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और किसी हद तक सोशल स्टडीज भी। तो ये सारा सिलेबस हमने कवर करवाना है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक तरह से देखा जाए तो लास्ट अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि टेस्ट इससे ज्यादा लेट नहीं होना। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेस्टिंग सेशन ज्वाइन नहीं किया, आप उसका हिस्सा नहीं बने, तो 20 अप्रैल से नया सेशन शुरू होने जा रहा है। आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। नए सेशन की फी 3000 है जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे और इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। अगर हम बात करें पहले कंडक्ट होने वाले 3 टेस्ट की, तो उन 3 टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेशन में जो सिलेबस कवर करवाया गया है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और ये एक पॉजिटिव रिस्पांस है, एक पॉजिटिव फीडबैक है कैंडिडेट्स की तरफ से भी। तो इसी चीज को लेकर हम आगे चल रहे हैं और इंशाल्लाह पीएसटी सिटी का टेस्ट भी उन्हीं चीजों में से आएगा जो हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जो कवर करवा रहे हैं। और नेक्स्ट जो सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं ये उन तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका साबित होने जा रहा है जिन्होंने इससे पहले सेशन को ज्वाइन नहीं किया। तो सेशन को ज्वाइन करने की फी मैं अगेन बता दूं 3000 है और सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पेपर डिस्कस करेंगे सीटीआईटी का। ये इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन कैंडिडेट्स की तरफ से इसरार था कि ऑन स्क्रीन स्पेशली मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी सॉल्व करें और बाकियों को भी फर्दर एक्सप्लेन कर दें। तो उनके लिए आज हम इस पेपर को अगेन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आगाज करते हैं पहले क्वेश्चन से। चूंकि ये सीटीआईटी का पेपर है तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे आईटी से रेलेवेंट। तो जिन्होंने पीएसटी या सीटी का पेपर देना है वो इसे देखकर परेशान ना हो क्योंकि वहां पर कंप्यूटर के इतने ज्यादा प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ये स्पेशली कंप्यूटर के लोगों के लिए पेपर था। तो इसमें जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो खासा एडवांस्ड है। इतना एडवांस पोर्शन आईटी का है या कंप्यूटर का है ये बाकी कैंडिडेट्स को नहीं आने वाला। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास पेडागोजी से रेलेवेंट है। पेडागोजी सबके लिए एक जैसी है। तो क्वेश्चन है द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट्स, यानी कि वो स्टेज जिसमें बच्चा कॉन्सेप्ट्स को सीखकर अप्लाई करता है और मैनेज करता है अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, सराउंडिंग्स को, सिचुएशंस को। तो ये स्टेज कौन सी स्टेज होती है? देखिए छोटे बच्चे की जिंदगी में कुछ स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर जिसमें वो अपनी सेंसेस का यूज करता है, अपनी मूवमेंट्स का यूज करता है चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर उससे अगली स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसमें वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को कहीं ना कहीं यूज करना शुरू करता है, वो कहीं ना कहीं लॉजिक डेवलप करना शुरू करता है। फिर आती है तीसरी स्टेज जहां पर वो अपने लॉजिक्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना शुरू कर देता है और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस को डील करना शुरू करता है। और फाइनल स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये बच्चा वो होता है जो काफी सारी चीजों को सीखकर मुख्तलिफ तरह के नॉलेजेस को, कॉन्सेप्ट्स को इंटर रिलेट करता है। तो ये हमारे पास चौथी स्टेज होती है। तो हमारा राइट आंसर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वो स्टेज जिसमें चाइल्ड कंसेप्ट को सीखने के बाद अप्लाई भी करता है। सेकंड क्वेश्चन अगेन पेडागोजी का पोर्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन इज अंडरस्टूड बाय फिटिंग इट इनटू द नॉलेज। इनमें से 4 टर्म्स हमें दी गई हैं। कौन सी टर्म है जो इस बात को डिस्क्राइब करती है कि पहले से मौजूद नॉलेज में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना और फिर उसमें पहले वाला जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग है उसको चेंज भी नहीं करना।
तो ये वाली कॉन्सेप्ट, ये वाली सिचुएशन क्या कहलाती है? ये वाली सिचुएशन कहलाती है एजिमिलेशन। एजिमिलेशन का मतलब यह है कि आपके पास पहले से नॉलेज है, पहले से नॉलेज भी है, पहले से बिहेवियर भी है, आपका एक एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग है और आप इसमें न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो यह कॉन्सेप्ट कहलाता है एजिमिलेशन, जिसका मतलब होता है चीजों को जमा कर लेना। तो ये पहले दोनों क्वेश्चन पेडागोजी से हैं। थर्ड क्वेश्चन अगेन पेडागोजी से है कि इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट मस्ट बी अलाइंड विद। क्लासरूम मैनेजमेंट में जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो साथ मिलाकर लेकर चलना जरूरी होती है, वो है इंस्ट्रक्शनल गोल्स एंड एक्टिविटीज। क्योंकि प्रॉपर लर्निंग तो यही है कि बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दें जो गोल ओरिएंटेड हो और उसमें प्रॉपरली प्लान्ड एक्टिविटीज शामिल हो, तो इसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल गोल्स एंड एक्टिविटीज। इसको क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ चलाना होता है। फिफ्थ क्वेश्चन पेडागोजी से है एन एजुकेशनल अप्रोच दैट फंक्शंस बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्मल सिस्टम। कौन सी एजुकेशनल अप्रोच है जो फॉर्मल एजुकेशन से थोड़ा परे चलती है, जिसमें हम चीजों को सीखने के लिए इंडिपेंडेंटली या एक इंटीग्रेटेड वे में नए एक्टिविटीज करते हैं, नई चीजों को लेकर चलते हैं? तो इसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कि आप बच्चों को खेल खेल में चीजें सिखा दें, आप बच्चों को टैबलोज और ड्रामास के जरिए चीजें सिखा दें, आप बच्चों को एक नए डिफरेंट वे में चीजें सिखा दें, तो इसे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आईटी का क्वेश्चन आ गया। लाइफाई इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस डैश वेव्स फॉर हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन। तो लाइफाई जो टेक्नोलॉजी है, इसमें कौन सी वेव्स का इस्तेमाल होता है? इसमें लाइट वेव्स का यूज होता है हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आईटी का क्वेश्चन है, अ नेटवर्क सिस्टम दैट अलाउज स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा वेयर इट इज जनरेटेड। कि डाटा को वहीं पर स्टोर करना, वहीं पर प्रोसेस करना और वहीं पर एनालाइज करना जहां पर वो बना है, बजाय ये कि सेंट्रलाइज सिस्टम को यूज करना, उसकी बजाय जहां पर बना वहीं यूज करना। तो ये वाला जो नेटवर्क सिस्टम होता है या ये वाली कंप्यूटिंग होती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है एज कंप्यूटिंग। डाटा जहां पर बनेगा वहीं पर एनालाइज होगा, वहीं पर प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लूप्स विद इन लूप्स आर कॉल्ड। यानी कि आप एक रिपीटेड स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं और उसके अंदर आप अगेन रिपीटेड स्ट्रक्चर्स डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से लूप्स यूज होंगे? इनको हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। तो नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन। आप मोबाइल लेते हैं या एलसीडी स्क्रीन देखते हैं या आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन देखते हैं, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है स्क्रीन रेजोल्यूशन का। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन से मुराद ये होता है कि आप जो इमेज या ग्राफिक्स देख रहे हैं वो कितने क्लियर हैं। तो वो होते हैं पिक्सल्स पर इंचेस। तो जितने पिक्सल्स पर इंचेस ज्यादा होंगे उसका मतलब ये होगा कि आपकी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो उतनी ही अच्छी होती है। सो रेजोल्यूशन के लिए जो आपके पास यूनिट है वो है पिक्सल पर इंचेस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ फ्लो चार्ट इन एनालाइजिंग एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए जो फ्लो चार्ट है उसका क्या पर्पस होता है? उसका मकसद ये होता है कि आप लॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई करें और उनकी वीकनेस देखें। ये एक तरह से यानी कि आप एल्गोरिदम को चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला पर्पस जो है वो ठीक है। द फर्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइस इन द इंटरनेट वाज अ स्विच, इट वाज कॉल्ड। जो पहली कम्युनिकेशन डिवाइस थी ये इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर थी, यानी कि जो कुछ कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर सकती थी। तो ये डिवाइस पहली कम्युनिकेशन डिवाइस कहलाती थी इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक लिहाज से उस वक्त का सबसे पहला रूटर थी। तो ये कनेक्ट करती थी मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर्स को। इन HTML द SUP ये वाला जो टैग है, इट इज यूज टू कन्वर्ट द टेक्स्ट टू। अच्छा, HTML में जब हम ये टैग यूज करते हैं तो ये हमारे टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करता है? ये हमारे टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूं x का स्क्वायर, तो ये जो 2 मैंने ऊपर लिखा है ये सुपरस्क्रिप्ट है, तो इसको लिखने के लिए मुझे ये वाला टैग यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, द गेची फंक्शन रीड्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डैश इट ऑन द स्क्रीन। अब ये जो गैची फंक्शन होता है प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर्स में, ये क्या करता है कि कीबोर्ड पर जैसे ही आप किसी बटन को क्लिक करते हो या प्रेस करते हो
तो फौरी तौर पर इसने उसको रीड करना है और स्क्रीन पर इको कर देना है, स्क्रीन पर ले आना है। तो ये फंक्शन कहलाता है गैची फंक्शन। नेक्स्ट है शी डैश बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर व्हेन आई वोक हर अप। ये हमारे पास सेंटेंस बन रहा है परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर व्हेन आई वोक हर अप, ठीक है, क्योंकि आप नेक्स्ट सिचुएशन में बता रहे हो कि जब आपने उसे उठा दिया, तो ये चूंकि पास्ट में बात चली गई है तो आप इसे हैड बीन करेंगे। अगर ये पास्ट में बात ना जाती तो फिर ये हैव और हैड में से एक की कंफ्यूजन रहनी थी, लेकिन यहां पे ये हमारा क्लियर हो गया, शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स। रीस्टेटिंग द पोएट्स लाइंस इन योर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग इज कॉल्ड। पोएट की ही वर्डिंग को रीस्टेट करना, दोबारा से कहना, और वर्डिंग चेंज किए बगैर कहना, ये वाला कॉन्सेप्ट कहलाता है पैराफ्रेजिंग। ये इंग्लिश का पोर्शन है। शी रोट अ लेटर, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आपने इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले जाएंगे, तो अ लेटर, ये जो रोट है ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट को जब आप लेकर जाते हो पैसिव वॉइस में तो ये वाज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हो जाएगा अ लेटर वाज रिटन। फिर ये जो शी है इससे पहले बाय हर, तो ये हो जाएगा अ लेटर वाज रिटन बाय हर। नेक्स्ट है हमारे पास ही सेड आई एम बिजी नाउ। ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन है, हमने इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो चूंकि सेड है तो अंदर हमारे पास जो सेंटेंस है वो पास्ट में चला जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज बिजी, और जो नाउ है ये चेंज हो जाता है देन में। तो जब भी हमने नाउ को पास्ट में जाकर चेंज करना होता है तो हम देन में चेंज करते हैं कि अब को तब में कन्वर्ट करना होता है। ही सेड दैट ही वाज बिजी देन, दिस इज राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी। अब ये दो खुसूसियात आते हैं, बहादुरी और ईमानदारी। दे वर अमंग हिज मेनी एडमायरेबल ट्रेड्स। अब ये एक सेंटेंस है जस्ट, इसमें ये जो वर्ड अंडरलाइन किया गया ब्रेवरी, ये क्या है, ये किस तरह का नाउन है, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसका वजन नहीं होता, जो जगह नहीं घेरता, तो ये मैटर नहीं होता। तो ब्रेवरी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द गार्ड्स स्पॉटेड द थीफ ही वॉज रनिंग अवे। दो सेंटेंसेस हैं, आपने मिलाकर एक कंबाइंड सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे, द गार्ड्स स्पॉटेड द थीफ हु वॉज रनिंग अवे। ही को आप कन्वर्ट कर देंगे हु में। So the guard spotted the thief who was running away. Always inspect the brakes before driving the car. तो यहाँ पे ये जो ड्राइविंग का वर्ड है, ये सॉरी इसमें उन्होंने कहा कि जेरेंट को ढूंढे, तो ड्राइविंग का वर्ड जो है ये जेरेंट के तौर पर यहाँ पे यूज हो रहा है। जिस तरह हम कहते हैं रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो रीडिंग जो है वो एज ए जेरेंट हो जाएगा। आई एम नॉट अटेंडिंग द इवेंट बिकॉज आई हैव अदर प्लान्स। तो इसमें सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज हुआ है, हमने ढूंढना है वो कहां पर है। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो क्लासेस को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को मिला रहा हो। तो यहां पे हमारे पास बिकॉज ऐसा है जो दोनों को मिला रहा है, तो ये हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। आई एम नॉट अटेंडिंग द इवेंट, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज आई हैव अदर प्लान्स, क्योंकि हमारे पास दूसरे प्लान्स हैं। तो आई एम नॉट अटेंडिंग द इवेंट एक्चुअली ये इस पर डिपेंड कर रहा है। Approximately how many languages are spoken and understood worldwide with different dialects? कितनी जुबानें हैं जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लहजों के साथ बोली जाती हैं? तो ये 6000 से ज्यादा हैं। कहीं पर ये आपको डाटा 7000 से ज्यादा का भी मिलेगा, लेकिन वो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, और 10,000 तो ठीक है ही नहीं, तो हम यहाँ पर राइट आंसर क्लिक करेंगे 6000 को। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी मेन कंपोनेंट्स डज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ। गवर्नमेंट के 3 मेन स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, तो मुकन्ना, इंतजामिया और अदलिया। अगर हम उर्दू में कहें तो ये इस तरीके से लिखेंगे, मुकन्ना एक है, फिर इंतजामिया है, और तीसरा जो मेन कंपोनेंट है वो अदलिया है। मुकन्ना में आपका लेजिस्लेचर आ जाता है, आपका पार्लियामेंट आ जाता है। इंतजामिया में एग्जेक्टिव्स यानी कि कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, और अदलिया में जुडिशरी। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं या 3 कंपोनेंट्स हैं विच आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर डिड द इजिप्टियन सिविलाइजेशन डेवलप। मिस्र की तहजीब कहां पे डेवलप हुई। माजी में तमाम अहम तरीन तहजीबें डेवलप हुई थी दरियाओं के किनारों पर।
तो जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, मिस्र की तहजीब, ये डेवलप हुई थी नाइल रिवर के अलोंग, जिसे हम उर्दू में दरिया नील कहते हैं। तो दरिया नील के साथ साथ ये मिस्र की तहजीब डेवलप हुई थी। जो इराक की या मेसोपोटामिया की तहजीब थी वो दरिया अरफात के किनारे डेवलप हुई थी, यानी कि यूफ्रेट्स रिवर के। इसी तरह हम जहां पर रहते हैं, जहां पर इंडस सिविलाइजेशन दरिया सिंध के अलोंग डेवलप हुई थी। हु एस्टैब्लिश्ड द मुस्लिम लीग इन बलोचिस्तान ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कायद आज़म इन 1939। कायद आज़म के कहने पर 1939 में बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग को किसने एस्टैब्लिश किया था? यह किया था काजी मोहम्मद ईसा ने। और काजी मोहम्मद ईसा के बेटे को आप अच्छी तरह से जानते हैं, काजी फायज ईसा, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। When was the Universal Declaration of Human Rights officially presented? जो ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था, ये कब इस्टेब्लिश हुआ? ये हुआ 10 दिसंबर 1948 के आलमी तौर पर ये बात डिस्कस हुई थी कि बुनियादी इंसानी हुकूक क्या है। नेक्स्ट है हु कंकर्ड गंधारा इन 326 से 327 बिफोर कॉमन एरा। तो इस जमाने में, जो कि बिफोर कॉमन एरा, जिसे आप बिफोर क्राइस्ट भी पहले पढ़ते थे, तो इस जमाने में गंधारा को किसने फतह किया था? यह फतह किया था अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने, जिन्हें आप उर्दू में सिकंदर आजम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड हिंदू इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड? संस्कृत जुबान के किस वर्ड से हिंदू वर्ड ड्राइव हुआ है? तो यह सिंधु वर्ड था, जहां से हिंदू वर्ड निकला है। हु ऑक्युपाइड गुजरात ड्यूरिंग हुमायूंस रेन? हुमायूं मशहूर बादशाह है, तो हुमायूं के हुकूमत में किसने गुजरात पर कब्जा किया था? तो ये सुल्तान ऑफ गुजरात थे, बहादुर शाह। आप इनको बहादुर शाह जफर के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे, वो आखिरी मुगल बादशाह थे। ये बहादुर शाह सुल्तान ऑफ गुजरात हैं, जिन्होंने गुजरात को फतह किया था हुमायूं के जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज empowered to establish new legislative councils in other provinces under the act 1861? तो किसको ये पावर दी गई थी कि वो नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना सके? तो ये गवर्नर जनरल को पावर दी गई थी। नेक्स्ट इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम क्या था? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम अब्दुल्ला था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के किस इलाके में पैदा हुए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल लहम में पैदा हुए। गज़वा खंदक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद किस तरह फरमाई? अल्लाह ताला ने एक शदीद तूफान भेजा था, जिसने दुश्मनों के खेमे उखाड़ दिए थे। कसब के लफ्जी मानी है कमाना, इसलिए हम कहते हैं कसबे हलाल, यानी कि हलाल कमाई। तो ये वो वाला वर्ड है। अल मुमीतु के क्या मानी है? अल मुमीतु के मानी है मौत देने वाला। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक स्टेट सिस्टम, इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को किस तरह के राइट्स दिए जाते हैं? दे आर गिवन इक्वल सिविक राइट्स, उनको बराबर हकूक दिए जाते हैं, मुसावी हकूक। इन विच ईयर डिड अ मुस्लिम डेलीगेशन मेट ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मिंटो एट शिमला? शिमला के मुकाम पर मुसलमानों का एक वफद वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। यह साल था 1906, जब मुसलमान अपनी एक सियासी जमात कायम करने जा रहे थे। कायद आज़म रिप्रेजेंटेड मुस्लिम डिमांड्स इफेक्टिवली इन विच इंपॉर्टेंट इवेंट? कायद आज़म ने मुस्लिम्स की डिमांड्स किस इंपॉर्टेंट इवेंट में रिप्रेजेंट की थी? तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जिसे हम गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय एजुकेटर्स टू मेंटेन अ हेल्पिंग क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट? तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज की जाती हैं? इसको हम ओवरऑल बड़े पैमाने पर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। डिफरेंसेस सच एज हेयर कलर, हाइट, साइज एंड आई कलर आर इजीली विजिबल। मतलब कुछ चीजें होती हैं जो आपको बच्चों में देखने पर आसानी से पता चल जाती हैं कि उनका हेयर कलर का फर्क है, हाइट का, साइज का, आई कलर का। लेकिन कुछ फर्क ऐसे होते हैं जो आपको नजर नहीं आते, दे आर नॉट ऑब्वियस, लेकिन फिर भी वो लर्निंग और बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं। इनको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि हो सकता है एक बच्चे को कम सुनाई देता हो या एक बच्चे को कम दिखाई देता हो, इस तरह के डिफरेंसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ये आपको हो सकता है पता ना चले, लेकिन बच्चे के लिए ये चीजें होती हैं। या फिर बच्चे की जो मेंटल स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी ये पहली दफा साल 1913 में इंट्रोड्यूस हुई थी। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर,
यानी कि जो आप बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं उस पर। तो इस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या था? इनका नाम था जॉन बी वाटसन। नेक्स्ट है हमारे पास, अ स्टूडेंट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिजायर्स टू अचीव स्टेटस, रेपुटेशन, फेम एंड ग्लोरी। दिस स्टेज इज नोन एज, यानी कि वो स्टेज जिस पर जो बच्चा है वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर या अपनी शोहरत को, अपनी फेम को लेकर। यह स्टेज कहलाती है स्टीम नीड्स की स्टेज। अमंग द फॉलोइंग एकेडमिक डिसिप्लिन्स which one is specifically concerned with scientific study of both observable behavior and internal mental processes? इन दोनों चीजों की साइंटिफिक स्टडीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि किसी बंदे की नफ्सियात को स्टडी करना, चाहे आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो या ना कर सकते हो। द प्रोसेस इन विच मेंटल एबिलिटीज लाइक थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग एंड थिंकिंग पावर, ये चार चीजें हैं। तो ये चारों मेंटल एबिलिटीज हैं, they experience changes once in a life and remain strongly connected to our physical and emotional state। तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ये सारी मेंटल एबिलिटीज चेंजेस को एक्सपीरियंस करती हैं? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज होती है। प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी अलाउज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिकॉग्नाइज कनेक्टेड डिवाइसेस विदाउट रिक्वायरिंग इसका राइट आंसर होगा ड्राइवर, क्योंकि प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी में ड्राइवर की रिक्वायरमेंट के बगैर भी जो डिवाइसेस होती हैं वो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है, उनको ऑपरेट करना अलाउ कर देता है। 3D पेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच विंडोज वर्जन? 3D पेंट विंडोज 10 में आया था। इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग, स्क्रैच प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्रामिंग एक टाइप है, इसमें क्या होता है? एन इवेंट इज एन एक्शन, इवेंट एक एक्शन है दैट द प्रोग्राम डैश टू। इवेंट क्या चीज है? इवेंट एक ऐसा एक्शन है जिसको कोई भी प्रोग्राम रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो यह एक तरह से इवेंट की डेफिनेशन आ गई स्क्रैच प्रोग्रामिंग में। विच मीडिया इज यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? तो डिजिटल मीडिया जो होता है ये यूज किया जाता है। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू, अच्छा अब आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है। ये एक टेबल है आपके सामने, ये हमारे पास फिजिक्स में मुख्तलिफ यूनिट्स यूज किए जाते हैं चीजों को वो डील करने के लिए, जिस तरह डेसी है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। ये हमारे पास नेगेटिव में है, यानी कि वैल्यू जितनी उसकी पावर माइनस में है उतनी भी छोटी वैल्यू है। 10 रेज़ टू पावर -1 का मतलब है 0.1। इसी तरह 10 रेज़ टू पावर -2 का मतलब है 0.01 के डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे ये डिपेंड करता है कि माइनस में कितनी पावर है। इसी तरह प्लस में यूनिट्स है, यानी कि आपके पास +1 है, +2 है। 10 रेज़ टू पावर 1 का मतलब है 10, 10 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 2 दफा 0 यानी कि 100, 3 का मतलब है 3 दफा 0। इसी तरह अब हमारे पास पेटा एक यूनिट है जो होता है 10 रेज़ टू पावर 15। अब आपने देखना है कि इसके अंदर 10 लाख कौन से यूनिट्स आ सकते हैं। 10 लाख का मतलब यह है कि 6 0 तो आप इससे बाहर ले आए, तो जब 6 0 बाहर लेकर आए तो बाकी 10 रेज़ टू पावर 9 बचा। तो 10 रेज़ टू पावर 9 हमारे पास क्या है? वो है गीगा। तो एक पेटाबाइट के अंदर 10 लाख गीगा बाइट्स होते हैं, 10 लाख जीबी डाटा होता है। टेराबाइट जो होता है वो आपके पास 3 जीरोस लेकर आएगा एक्स्ट्रा, तो टेराबाइट का मतलब होता है 1000 जीबी। ये हम अराउंड अबाउट इस फिगर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ वाला ग्रुप होता है। अच्छा एमएस वर्ड को अगर आप ओपन करें तो आपके सामने इस तरह शो होगा। एक ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड का, उससे आगे फॉन्ट का ग्रुप होता है, उससे आगे पैराग्राफ का ग्रुप होता है। तो जो पैराग्राफ ग्रुप होता है ये कौन से फीचर प्रोवाइड करता है? ये बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है। यहां पर ऑप्शंस है लाइन स्पेसिंग एंड कन्वर्जन ऑफ, तो यहां पर आता है बुलेट्स, क्योंकि जो फॉन्ट्स हैं वो आपको यहां पे मिलेंगे फॉन्ट वाले में। जो इमेजेस और टेबल्स हैं इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा। तो यहां पे आपको पैराग्राफ के अंदर जो चीजें मिल रही हैं वो मिल रही है बुलेट्स वाले। ये आप देख सकते हैं कि ये बुलेट्स यहां पे पड़े। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में से एक क्वेश्चन पहले भी आया था, ये सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि किसी भी फ्लो चार्ट में जब आप पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह के ऑपरेशंस को? तो फ्लो चार्ट में हम बहुत सारी ना आप कह सकते हैं शेप्स का यूज करते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं।
साइबर बुलिंग, बुलिंग का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना, हरास करना। तो साइबर बुलिंग का मतलब है किसी को ऑनलाइन डराना, धमकाना, यानी कि थ्रेटनिंग। तो ये हमारे पास है, इट इज द एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग पीपल ऑनलाइन। द हाल्टिंग प्रॉब्लम इज अ डिसीजन प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोग्राम। हाल्टिंग प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि आप डिसीजन प्रॉब्लम को टर्मिनेट करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। इट इज अ डिसीजन प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोग्राम टर्मिनेशन। इसमें आप प्रोग्राम टर्मिनेशन की तरफ जाते हैं। हाल्ट करने का मतलब भी रोकना है, टर्मिनेट करने का मतलब भी रोकना है। नेक्स्ट फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, सिनोनिम टू हार्डशिप इज। हार्डशिप का सिनोनिम क्या है? हार्डशिप का मतलब होता है मुश्किल। तो यहां पे चारों ऑप्शंस में से ट्रिबुलेशन का मतलब होता है मुश्किल। 5 स्टार होटल ऑफर्स लग्जूरियस सर्विसेज। तो 5 स्टार होटल में जो 5 स्टार वर्ड है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, होटल की क्वालिटी है। और 5 स्टार चूंकि दो वर्ड्स हैं तो ये आपके पास कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाता है। विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। कौन सा सेंटेंस है जो काम करने पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है? देखिए, माइट, कैन, शुड ये सजेशंस हैं, ये एडवाइसेस हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है मस्ट में, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट। आपको लाजमी तौर पर सीट बेल्ट पहननी पड़ेगी। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश अ रूफ। अब रूफ पर खेलना है तो ऑन टॉप ऑफ द रूफ सही होगा। एवरीवन वाज ड्राउन्ड। तो एवरीवन यहां पर क्या है? एवरी नाउन प्रोनाउन है, लेकिन किस तरह का प्रोनाउन है? ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो एवरीवन में कौन कौन शामिल है। हम जिस तरह कह सकते हैं कि एवरीवन वाज मेकिंग अ नॉइज, लेकिन हमने क्लियर नहीं किया कि कौन कौन। तो ये यहां पर एवरीवन इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा। डिमार्केट द वर्ड इंटरेस्टिंग। तो इसमें ये हमारे पास 4 सिलेबल्स बनते हैं। वैसे तो ये 3 सिलेबल्स वाला भी कॉमनली यूज हो रहा है, लेकिन 4 वाला ज्यादा ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है 4 सिलेबल्स के साथ इंटरेस्टिंग। व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब ड्रॉप ऑफ मीन? ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है टू टेक समवन टू अ प्लेस, किसी को किसी जगह पर ले जाना और वहां पर छोड़ देना। टू टेक समवन टू अ प्लेस एंड लीव देयर, यानी कि आपने उसे वहां पर ड्रॉप कर दिया है। विच एलिमेंट ऑफ स्टोरी रेफर्स टू द टाइम एंड प्लेस इन विच इट अकर्स। स्टोरी में कौन सा एलिमेंट है जो बताता है कि वो इवेंट किस टाइम और प्लेस पर हो रहा है? तो उसे हम कहते हैं सेटिंग। ठीक है, सेट का कॉन्सेप्ट है, सेटिंग का कॉन्सेप्ट है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। 4 सेंटेंस देखना है, पैसिव में कौन सा है? द स्टूडेंट विल प्रेज, एक्टिव वॉइस है। द टीचर इज प्रेजिंग, एक्टिव वॉइस है। द टीचर प्रेज्ड, एक्टिव वॉइस है। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो खुद ही काम कर रहा है। द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। तो आप सेंटेंस को देखकर पहचान लेंगे कि एक तो आपके पास पैसिव वॉइस में थर्ड वर्ब होती है, तो इन दोनों में थर्ड नहीं है, ये तो कंफर्म ही नहीं है। फिर इन दोनों में से एक ठीक होना चाहिए। हम जानते हैं ये पास्ट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस है, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंबाइंस ऑब्जेक्ट कोड्स इनटू सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज कॉल्ड। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को हम लिंकर कहते हैं। फ्लो चार्ट में जो डायमंड साइन है ये किसको शो करता है? ये डिसीजन को शो करता है। फ्लो चार्ट में से ये तीसरा एमसीक्यू आ रहा है। इन स्क्रैच कंट्रोल ब्लॉक्स द डैश कमांड इज यूज्ड व्हेन अ ब्लॉक ऑफ कोड नीड्स टू रन फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आप एक कमांड को बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज की जाएगी, कौन सा कोड यूज किया जाएगा? वो रिपीट की कमांड होगी, जिसके जरिए जो कोड होगा वो फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स तक बार बार रन हो जाएगा। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूब शेप्ड स्विमिंग पूल इज 10,648। जब आप कहते हो क्यूब शेप तो उसका मतलब ये होता है कि इसकी जो लेंथ, विड्थ वगैरह सारी चीजें हैं वो बराबर है, यानी कि लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी। ये उसकी हाइट है, ये उसकी लेंथ है और ये उसकी विड्थ है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये बराबर है। ठीक है, ये विड्थ, ये आपके पास आ गई उसकी लेंथ, सॉरी हाइट, और ये आपके पास आ गई लेंथ। अब ये तीनों चीजें अगर बराबर होंगी तो ये क्यूब होगा। अब क्यूब का उन्होंने वॉल्यूम आपको दे दिया है कि क्यूब का वॉल्यूम है 10,648 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ
मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब इसकी लेंथ विड्थ हाइट सेम है तो आप कह सकते हो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि लेंथ का क्यूब इट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो अगर आप एक लेंथ मालूम करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वॉल्यूम है इसका रूट लेना पड़ेगा थर्ड प्लेस पर। तो थर्ड रूट हम इसका लेंगे इस तरीके से। तो जब हम इसका थर्ड रूट लेंगे 10,648 का तो ये आ जाएगा 22 मीटर। ठीक है, तो ये 22 मल्टीप्लाई 22 इट इज इक्वल टू 10,648 मीटर क्यूब। जब आपके पास लेंथ आ गई तो अगला क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इट्स बेस ऑफ फ्लोर, यानी कि इसकी जो फ्लोर है उसकी बेस पर आपने टाइल लगानी है। अब फॉर एग्जांपल ये इसका फर्श है, आपने यहां पर टाइल लगानी है, तो टाइल लगाने के लिए आपको इसके अंदर का एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया के लिए हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका एरिया निकालने के लिए 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक ये 484 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर का यूज करके इसे एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं। और फिर 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 85, तो टोटल खर्चा कितना आएगा, आप 484 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 41,140। मैंने आपको तरीका बता दिया है, कैलकुलेशन में कोई कमी बेशी हो भी तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो वॉल्यूम आपके पास इस तरीके से है, वॉल्यूम से आपने एक लेंथ निकालनी है, लेंथ से आप एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्श आपने लेना है इस तरह, उसमें 3D शेप नहीं चाहिए, वो 2D शेप चाहिए, जस्ट आपने फर्श लेना है। तो एरिया जब आप ले लेंगे तो एरिया को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसकी प्राइस से और ये आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप किस स्टेप पर गए, वॉल्यूम आपके पास था, वॉल्यूम से आपने एक लेंथ मालूम की, उस एक लेंथ से आपने एरिया मालूम किया और उस एरिया से आपने प्राइस मालूम की, क्योंकि आपने टोटल एरिया को पर मीटर स्क्वायर जो खर्चा आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 41,140 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 30 पैकेट्स, 30 पैकेट्स के अंदर 1350 केजी राइस है, तो 38 पैकेट्स में कितना होगा। देखें जी, 30 पैकेट्स में है 1350, एक पैकेट में कितना होगा 1350 तकसीम 30 और 38 पैकेट्स में कितना होगा 1350 तकसीम 30 ज़रब 38। तो जब आप इसे इस तरह करेंगे तो पहले तो ये 0 0 से कट जाएगा, फिर 135 को जब 3 से करेंगे ये 45 आएगा, 45 को आप 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर 1710, दैट विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होना है। ये यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन है, ये हम करवा चुके हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं मैथमेटिक्स में कि एक जू में टोटल एनिमल्स जो हैं वो हैं 480, उनमें से जो रैबिट्स हैं 3 आउट ऑफ 8 ऑफ 480, यानी कि आपने 3 आउट ऑफ 8 को मल्टीप्लाई करना है 480 में से, 480 में से इतना हिस्सा है इनका। तो आप इन्हें करके देख लें, 8 को इससे करेंगे डिवाइड, ये 60 आ जाएगा, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। 180 खरगोश हैं टोटल। हमने ढूंढने व्हाइट रैबिट, व्हाइट रैबिट को कहते हैं कितने, टोटल रैबिट्स का 2/5, यानी कि व्हाइट रैबिट निकालने के लिए हमने 2 डिवाइडेड बाय 5 को मल्टीप्लाई करना है टोटल खरगोशों की तादाद से 180 से। तो इसको इसके साथ करेंगे, ये 36 आ जाएगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, तो 72 आपके पास जो खरगोश है वो व्हाइट है। नेक्स्ट है 4th रूट ऑफ 256। एक आपने स्क्वायर रूट सुना होगा, अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना हो वो तो बड़ा आसान है, वो सबसे कॉमन है कि वो आपके पास इस तरह होता है 256 स्क्वायर रूट। आप अमूमन ये लिखते हैं, कभी नहीं भी लिखते। फिर अगर आपने थर्ड रूट निकालना हो तो थर्ड रूट के लिए आप इस तरीके से लिखते हैं। इसका स्क्वायर रूट का मतलब यह है कि आपने एक नंबर को उसके साथ 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। थर्ड रूट का मतलब है कि 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ रूट का मतलब है कि 4 दफा। तो कोई ऐसा नंबर है इनमें कि जिसे अपने आप से 4 दफा मल्टीप्लाई करें तो 256 आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 4 2 दफा हो गया, मल्टीप्लाई 4 3 दफा, मल्टीप्लाई 4 4 दफा। अब आप इन्हें करके देख लें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 64 आ जाएगा,
फिर इसको अगले 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 256 आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा 256। तो फोर्थ रूट ऑफ 256 इज 4। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ 2x minus 3y is equal to 8 and xy is equal to 2 then find the value of 8x cube minus 27y cube। तो यहां पर थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। ये वाले जो एक्सप्रेशंस हैं, ये वाली इक्वेशंस हैं, ये आप लोगों ने सीखी होंगी अलजेब्रा में। तो हमने फॉर एग्जांपल a हम ले लेते हैं 2x, b हम ले लेते हैं 3y। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लें, यानी कि आपने a का क्यूब लिखना है ना, आपने लिखना है 2x का क्यूब, माइनस b का क्यूब लिखना है, आपने लिखना है 3y का क्यूब। इट इज इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3y इसका क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 के आगे a की जगह आपने लिखना है 2x, b की जगह लिखना है 3y और नेक्स्ट a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3y। अब ये आपका हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 3 का जो अब आप क्यूब लेंगे वो आएंगे 27, 3 मल्टीप्लाई 3 तो 27y क्यूब। तो आपने इसी की कीमत मालूम करनी है ना, इसका मतलब अब आप इसको सॉल्व कर लें तो इसकी कीमत आ जाएगी। तो 2x माइनस 3y की वैल्यू आपके पास 8 है, 8 का क्यूब प्लस 3, 2x जो है 2x और 3y को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 6xy और आगे है 2x माइनस 3y की कीमत है 8। अब आप इसको सॉल्व करते जाएं, 8 का जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 8 होता है 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई आप करके देख लें, ये आपके पास आ जाएगा 512। तो 8 का क्यूब आ जाएगा 512। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई xy की जगह आ जाएगी उसकी वैल्यू 2 और मल्टीप्लाई ये वाला 8। अब आप इन सबको कर दें सॉल्व, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई 6 18, 18 मल्टीप्लाई 2 ये आपके पास 36, 36 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 36 मल्टीप्लाई 8, 6 8 आर 48, 4 हासिल दे दिया आपने, कैरी कर लिया, 3 8 जा 24 और 24 और 4 28। तो 288 में आपने 512 को जमा करना है, तो 512 जमा 288 ये आपके पास आंसर आ जाता है 512 और 88 600, 600 और 200 800। आपका राइट आंसर आ गया 800। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो अलजेब्रा में जब आप क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है। ये मैंने फर्दर वैसे एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ पर आप इसे ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। यहाँ पे ये मैं आपके लिए रोक रहा हूँ, आप यहाँ पे पॉज करके देख लीजिएगा। ये वो फार्मूला लिखा हुआ है जो हमने पीछे भी इंडिकेट किया था। ये उन्होंने कहा है अगर 2x का क्यूब लेंगे तो 8x क्यूब आएगा और 3y का क्यूब लेंगे तो 27y क्यूब आएगा। ठीक है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब सॉल्व हो गया। इक्वेशन की दूसरी साइड को आपने फिर नेक्स्ट सॉल्व करना है, तो आपका ये इस तरीके से वैल्यूज पुट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a क्यूब माइनस b क्यूब, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर और x, ये चारों प्रोपोर्शन में है। यानी कि आपने इसे इस तरह लिखना है कि पहली वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू ये प्रोपोर्शन में है तीसरी वैल्यू के साथ और उसके बाद चौथी वैल्यू के साथ। अब ये 4 वैल्यूज हैं प्रोपोर्शन में। अब आपने इसे लिखना है अलग अलग, a का क्यूब माइनस b का क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। नेक्स्ट इसको a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। अब जब आप a क्यूब माइनस b क्यूब को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा a माइनस b मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब ये हमें कैसे पता है, आपने इसको सॉल्व करके देखना है, ये वाले फार्मूलाज आपने याद करने होते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आपने करना है तो ये हो जाएगा a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b। अच्छा, ये आपके पास वैसे का वैसे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब a माइनस b डिवाइड कर देता है a माइनस b को। अब आपको इक्वेशन की दोनों साइडों पर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इधर भी मिल रहा है इधर भी मिल रहा है,
तो सम टाइम किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन की इस साइड को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ, और इस साइड को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसने इसको कैंसिल कर देना है, इसने इसको कैंसिल कर देना है। अब जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास इधर क्या रह गया, 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी और 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x, और a प्लस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा a प्लस बी। तो x इज इक्वल टू a प्लस बी। दिस इज आवर राइट आंसर। उम्मीद है आपको इसकी समझ लगी होगी। इसके लिए फार्मूलाज याद करने होते हैं, तो आपने बेसिकली शुरू करना था 5 6 7 8 जितने भी अलजेब्रा के फार्मूलेज हैं वो सारे कवर करते जाना, तो ये वाला हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। ये सोल्यूशन फॉर्म में है, आप इसको यहां पर देख सकते हैं। ये चारों रेशियोज को ऐसे लिखा गया है, फिर उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा गया है। एक फ्रैक्शनल फॉर्म ये है, अगली फ्रैक्शनल फॉर्म ये वाली है। फ्रैक्शंस में लिखने के बाद उनको फर्दर सॉल्व किया गया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को कैसे सॉल्व करना है ये लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को करना है ये यहां पे लिखा है। फिर आप इनको यहां पर इस तरह लिखेंगे, इसको आपस में कैंसिल करेंगे, ये आपके पास बाकी रह जाएगा। फिर आपने दोनों साइडों पर इसको खत्म करना है, तो दोनों साइडों पर इसको जब आप खत्म करेंगे तो उसके बाद आपके पास रह जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस बी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 मीटर इफ ही मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस इज। अच्छा, अब जो साइक्लिस्ट के पास साइकिल है उसका रेडियस है आपके पास 15 मीटर। आपने सरकमफ्रेंस मालूम करना है, पहिए का मुकम्मल घेरा, तो उसका फार्मूला है 2 पाई r, यानी कि 2 पाई और r की कीमत आपने पुट कर दी, नहीं ये 15, ये हो जाएगा 30 पाई। 30 पाई आपके पास सरकमफ्रेंस आ गया। अब सरकमफ्रेंस एक चक्कर है, अगर इस पूरे 3.5 टाइम्स वो पहिया रोटेट हो रहा है तो टोटल जो डिस्टेंस बनता है वो कितना बनेगा, वो 3.5 रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई 30 पाई, यानी कि एक चक्कर का जो बनेगा उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 30 को 3.5 से करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 105, 105। तो 105 पाई मीटर। पाई को उन्होंने भी सॉल्व नहीं किया तो हम भी सॉल्व नहीं करेंगे। अगर वो सॉल्व कर देते तो हमने 105 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना था। डॉक्टर रुतफाउ जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर कोढ़ के मरज पर काम किया है, ये किस मुल्क से बिलोंग करती थी? शी वॉज अ डॉक्टर फ्रॉम जर्मनी, तो ये जर्मनी से बिलोंग करती थी। हु वॉज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी, ये एक शॉर्ट टर्म पार्टी थी, ये सिकंदर मिर्जा ने बनाई थी। कायद आज़म पाकिस्तान बनने के कितने अरसे बाद वफात पा गए थे? पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 में और कायद आज़म की वफात हुई थी 11 सितंबर 1948 में। तो एक बात क्लियर है कि अगर हम यहां से देखें तो पूरे एक साल का फर्क है। यहां से अगर हम देखें तो ये 14 अगस्त है, ये 11 सितंबर है, यानी कि एक महीने से कुछ दिन कम है। तो ये हमारा राइट आंसर बनता है 1 साल और 25 दिन, यानी कि एक महीना ऊपर एक्स्ट्रा नहीं हुआ, 25 दिन अभी गए थे तो हजरत कायद आज़म की वफात हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीफिक्स? प्रीफिक्स एक ऐसा आपके पास ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो किसी वर्ड से पहले यूज होता है। तो यहां पर अगर आप ली की बात करें तो ये शुरू में यूज नहीं होता, ये एंड पे होता है, जिस तरह लवली या लोनली, तो ये एंड पर होता है। ये आपके पास प्रीफिक्सेस नहीं है, ये सफिक्सेस है। फुल भी एंड पर यूज होता है, जिस तरह ग्रेटफुल, ब्यूटीफुल। नेस भी एंड पर यूज होता है, क्लीनलीनेस। तो यहां पर जस्ट री है जो आप वर्ड से पहले यूज करते हैं, जिस तरह री स्केजुअल, री सेंड, री एप्रोप्रिएट। तो इस अंदाज में आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज माई नोटबुक एंड दैट वन इज योर्स। यहां पे इस सेंटेंस में दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया, दिस और दैट को। ये क्या है? ये प्रोनाउंस है। ये किस तरह के प्रोनाउंस हैं? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं चीजों की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के अंदर जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, जो मेन आइडिया को फर्दर लेकर चलते हैं, उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद होता है कि मेन आइडिया को मजीद एक्सपेंड करके क्लैरिफाई कर दें, यानी कि ये एक तरह से बात को मजीद समझाने वाला कॉन्सेप्ट है। द वर्ड विच कनेक्ट वर्ड्स
phrases and clauses in a sentence is called। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड को हम कंजक्शन कहते हैं। तो जिस तरह आपने पीछे बिकॉज का यूज देखा था, तो बिकॉज आपके पास एक कंजक्शन है। आर द चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड, ये एक करेक्ट सेंटेंस है, क्वेश्चन है। कहते हैं इसको अगर सिंगुलर फॉर्म में ले जाना हो तो क्या करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में ले जाना है तो चिल्ड्रन चाइल्ड हो जाएगा। तो चिल्ड्रन यहां पे चाइल्ड वाले ठीक है, चिल्ड्रन वाला गलत हो गया। फिर आर द चिल्ड्रन था पहले, अब एक बचा तो इज द चाइल्ड हो जाएगा। तो इज द चाइल्ड इन द प्लेग्राउंड, तो यहां पे डज नहीं आएगा, डू नहीं आएगा। नेक्स्ट है अली वॉज सर्चिंग फॉर अ बस बिकॉज ही नीडेड टू गो होम। तो यहां पे इस सेंटेंस में एक एनाफोरिक रेफरेंस है। वो एनाफोरिक रेफरेंस क्या है? वो ही है, यानी कि ही इस सेंटेंस को रिलेट कर रहा है अली के साथ, तो हम इसे एनाफोरिक रेफरेंस का नाम देंगे। आई वॉज फीलिंग टायर्ड डैश आई डिसाइडेड टू टेक अ नैप। तो ये कॉज एंड इफेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है, जिसमें कॉज है आई वॉज फीलिंग टायर्ड, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूं। देयरफॉर आई डिसाइडेड टू टेक अ नैप, जिसके नतीजे में, जिसकी वजह से मैंने सोने का सोचा या थोड़ी देर लेटने का सोचा। तो आई वॉज फीलिंग टायर्ड देयरफॉर आई डिसाइडेड टू टेक अ नैप। Who wrote the poem Golden Sun? Golden Sun पोएम किसने लिखी थी? लेनोर हैट्रिक ने ये पोएम लिखी थी। The perimeter of the door with a length of 210 cm and width of 118 cm is। अब जो डोर है उसकी लेंथ और विड्थ में अगर फर्क आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डोर है ये स्क्वायर शेप नहीं है, ये रेक्टेंगल शेप है। तो इसकी आपके पास जो विड्थ आ रही है वो 118 सेंटीमीटर आ रही है और जो लेंथ आ रही है वो 210 सेंटीमीटर आ रही है। अब आपने निकालने हैं इसका पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, क्योंकि आपने दो लेंथ्स लेनी है, दो विड्थ्स लेनी है। तो लेंथ और विड्थ को आप जमा कर लेंगे। इनको अगर हम जमा करें 210 और 118 को, तो ये हमारे पास बन जाता है 328। 328 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 656 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारे पास जितने भी अवेलेबल क्वेश्चन थे इस पेपर में वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद है सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में समझ आई होंगी। तो जिस तरह हम डिटेल से इस पूरे पेपर को लेकर चले हैं, एक एक कॉन्सेप्ट पर हमने बात की, और मैंने शुरू में बताया था कि आईटी के क्वेश्चन ज्यादा हैं क्योंकि आईटी का ही पेपर है, सीटीआईटी का। तो इसलिए अगर आप इस वक्त अपने प्रेजेंट नॉलेज को यूटिलाइज करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को फाइनल टच देना चाहते हैं, और आपने तैयारी की है लेकिन टेस्टिंग सिस्टम को फॉलो नहीं किया और आपको किसी ने नहीं बताया कि आप गलती कहां पे कर रहे हैं और कौन सी पॉसिबल मिस्टेक्स हैं जो आप पेपर वाले दिन जाकर कर सकते हो, तो उसके लिए हम एक नए सेशन का आगाज 20 अप्रैल से कर रहे हैं। इस सेशन को फौरी तौर पर ज्वाइन करें बगैर कोई दिन जाया किए, क्योंकि आप लोगों का जो नेक्स्ट पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पीएसटी का और सिटी का, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी सूरत जाया करना नहीं चाहेंगे। वो मई के मिड में एक्सपेक्टेड है। आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ डेज हैं और हम आपके उन लिमिटेड नंबर ऑफ डेज को आप लोगों के लिए बेहतरीन बनाने के लिए एक नए सेशन का आगाज 20 अप्रैल से करने जा रहे हैं। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।